हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल नालंदा ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका एक थोड़ा सा अलग टाइप का टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं क्लास 12 समकालीन विश्व के बारे में जानने से पहले तो हम इसमें जो पहला चैप्टर आपका आता है वो है शीत युद्ध का दौर। अगर हम शीत युद्ध के दौर को समझना चाहते हैं तो उससे पहले एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए ताकि हमें उससे पहले का बेसिक बैकग्राउंड पता चल सके। अगर हम इस इंट्रोडक्शन को सही तरीके से समझेंगे उस तरीके से हम अपने टॉपिक के ऊपर सही तरीके से पकड़ बना सकते हैं। इसलिए अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इस मैप के द्वारा उसको समझा जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहली चीज आती है वो है रेशम मार्ग। अगर हम बात करते हैं रेशम मार्ग, सिल्क रूट, ये प्राचीन काल और मध्यकाल दोनों टाइम में मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है। 11वीं की हिस्ट्री में भी इसके ऊपर दे रखा है टॉपिक, और इसके अलावा अगर आप 12th में देखोगे 12th में ज्योग्राफी में भी इसके लिए टॉपिक दे रखा है। इसके अलावा हिस्ट्री में भी है। तो कहने का मतलब है हिस्ट्री, पॉल, ज्योग्राफी 12th की तीनों बुक्स में इसके बारे में दे रखा है। इसके अलावा 11th की हिस्ट्री की बुक्स में भी इसके बारे में दे रखा है। तो कुल मिला के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिल्क रूट के द्वारा ही हम क्या समझ सकते हैं किस तरीके से यूरोप में मध्यकाल के बाद आधुनिक काल आया था, ये चीज़ हम देखते हैं। तो रेशम मार्ग के बारे में हम देखते हैं। तो अगर आप मैप को देखोगे तो मैप से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप मैप ध्यान से देखना, मैप को अगर आप देखते हो तो ये जो आ जाता है ये हमारा रेशम मार्ग, ये वाला जो मैंने बना रखा है आप ध्यान से देखना, ये रेशम मार्ग है। रेशम मार्ग इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये तीनों महाद्वीपों के व्यापार को जोड़ता है। तो ये एशिया हो गया आपका, एशिया, और ये वाला जो एरिया आ जाता है ये आपका यूरोप, और ये वाला जो आ जाता है ये आपका अफ्रीका। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इस रेशम मार्ग ने प्राचीन काल में ही तीनों तरीके के व्यापारों को जोड़ रखा था। जो तीनों महाद्वीप है उनको एक दूसरे से जोड़ रखा था। तो अगर हम देखते हैं ये जो व्यापार चला था वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चला था। ये व्यापार कब से कब तक चला था? तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं ये ईसा पूर्व से लेकर लगभग अगर हम देखते हैं तो 1500 ईस्वी तक, तो लगभग ये जो रेशम मार्ग व्यापार था ये 3 महाद्वीपों के बीच में था, लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक 1500 साल तक हमें देखने को मिलता है। अगर हम 1500 साल की बात करते हैं तो इसमें 3 देश महत्वपूर्ण हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले चीन, भारत और इटली। यूरोप में इटली आ जाता है आपका, इसके अलावा एशिया में चीन और भारत आ जाते हैं। तो अगर हम देखते हैं सबसे पहले इस मार्ग को समझने की कोशिश करते हैं। जो ये मार्ग है चाइना से होते हुए ये मध्य एशिया, ये वाला जो एरिया है वो आपका मध्य एशिया है। मैप में आप ये पहले भी देख चुके हो। मध्य एशिया वाला एरिया जो आ जाता है वो फारस, ईरान, इराक के आसपास वाला जो एरिया है उसको कहा जाता है। तो ईरान, इराक का जो ये आपका एरिया आ जाता है ये मध्य एशिया है। इसके अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ये क्षेत्र भी मध्य एशिया में आते हैं। तो ये जो है भारत के ऊपर से देखने में आपको लग रहा होगा कि शायद भारत के बीच से जा रहा है, पर ये देखते हैं भारत के ऊपर से जा रहा है ये, और इस तरीके से मध्य एशिया होते हुए ईरान, इराक होते हुए यूरोप में एंटर कर रहा है। यूरोप में जो एंटर कर रहा है ये जगह है मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है कुस्तुनतुनिया। आज इसे इस्तांबुल कहा जाता है पर प्राचीन काल में इसे कुस्तुनतुनिया कहा जाता था। तो अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुस्तुनतुनिया में 1453। अगर हम बात करते हैं 1453 में ये तुर्की लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस मैप को नीचे भूमध्य सागर है जो आपने 11th की हिस्ट्री में पढ़ा है। यूरोप, अफ्रीका और एशिया तीनों किससे घिरे हुए हैं? भूमध्य सागर बिल्कुल बीच में आता है। इसके चारों तरफ हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं इसकी, ये आपका काला सागर है, ये आपका भूमध्य सागर, इसके बीच में एक बिल्कुल छोटा सा मार्ग जाता है जो कहाँ पे जाता है? तुर्की में कुस्तुनतुनिया होते हुए फिर यहाँ से हम यूरोप में एंटर करते हैं। इस तरीके से हम यूरोप में एंटर करते हैं। पर हम देखते हैं जो ये मार्ग है वो कहाँ तक रुक जाता है? इस्तांबुल तक जाके रुक जाता है। और यहाँ से जो ये इटली है, यहाँ पे इटली है, इटली क्या करता है? समुद्र मार्ग से या स्थल मार्ग से, दोनों मार्ग से, जल मार्ग से भी और स्थल मार्ग से, दोनों मार्गों से कहाँ पे आ जाता है? ये तुर्की में। और यहाँ से वो क्या करता है? चीन से जो भी सामान आता है, जैसे रेशम मार्ग नाम से पता चलता है तो रेशम जो आता था वो चीन से आता था। चीनी मिट्टी के बर्तन, इसके अलावा चाय, ये 3 चीज़ें चीन से आती थी। इसके अलावा भारत से अगर हम बात करते हैं तो भारत से सूती कपड़े, गर्म मसाले और हाथी दांत से बनी हुए वस्तुएं आती थी। ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो कहाँ जाती थी? ये रेशम मार्ग के द्वारा कहाँ पहुँचती थी? कुस्तुनतुनिया में जाती थी। और दूसरी तरफ इटली जो यूरोप का महत्वपूर्ण देश है, स्थल मार्ग से या
जल मार्ग से, दोनों मार्गों से वो इस क्षेत्र में आता था। और यहाँ पे क्या करता था वो, सोने चांदी और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे शराब हो गई या अन्य वस्तुओं को देकर वो क्या करता था, इन वस्तुओं को खरीद लेता था और पूरे यूरोप में उसका निर्यात करता था। इस तरीके से ये मार्ग लगभग 1500 से 2000 साल तक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग माना जाता था। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव हमें 1453 में देखने को मिलता है। तुर्की के लोगों ने, जो आदिवासी कबीले के लोग थे, उस्मानी साम्राज्य कह लो चाहे ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य ने क्या किया, तुर्की पर कब्जा कर लिया। उन्होंने जैसी कब्जा किया तो जो लंबे समय से लगभग 2000 साल से जो व्यापारिक मार्ग था वो पूरा का पूरा बंद हो गया। और इस तरीके से एशिया की वस्तुएं यूरोप नहीं जा सकती थी और यूरोप में इन वस्तुओं की बहुत मांग थी। इसलिए अगर हम देखते हैं तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है वो है 1453। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है जिसमें क्या किया गया था, कुस्तुल दुनिया पर कब्जा किया गया था। किसके द्वारा, तुर्की के द्वारा इस पे कब्जा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से यूरोप में आधुनिक काल शुरू हो जाता है और इसी को हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं अब 1453 के बाद, अगर 1453 की बात करते हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखना, 15वीं शताब्दी, अगर 1453 है तो 15वीं शताब्दी में आ जाए। शताब्दी मतलब 100 साल। अगर हम बात करते हैं तो कौन से 100 साल, 1401 से लेके 1500 तक की अगर हम बात करते हैं तो इसी को 15वीं शताब्दी कहा जाता है। तो इस वजह से लिखा 14 है पर बोलते हम 15वीं शताब्दी है। तो 15वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं तो 15वीं शताब्दी से एक बहुत बड़े परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि पूरे यूरोप में बड़े पैमाने पर इन वस्तुओं की मांग थी, व्यापार होता था। पर हम देखते थे जो तुर्की के लोग थे वो टैक्स ज़्यादा लेते थे जिससे इन लोगों को बिल्कुल भी लाभ नहीं होता था। इसीलिए क्या है, नए मार्गों की खोज की जाने लगी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ भी जल है, यहाँ भी जल है, यहाँ पे सहारा मरुस्थल मिलेगा और यहाँ पे यूराल पर्वत मिलेगा। तो कुल मिला के एक लॉन्ग डिस्टेंस में अगर हम देखते हैं तो व्यापार का कोई और मार्ग नहीं था। इसीलिए हम देखते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हुई वो हुई कहाँ पे, पश्चिमी यूरोप के समुद्र तट वाले देशों में। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्पेन, पुर्तगाल, ये देश आ जाते हैं जिन्होंने सबसे पहले समुद्री मार्गों की खोज करी। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो स्थल और जल दोनों से होता था, पर मोस्टली अगर हम बात करते हैं ये टोटल जो मार्ग देखने को मिलता है ये सारा का सारा स्थल मार्ग देखने को मिलता है। बट अगर हम जो बात कर रहे हैं, अब हम जो बात करेंगे वो जल मार्ग की करेंगे। तो जल मार्ग की अगर हम बात करते हैं तो यूरोप के पश्चिमी देश जो समुद्र तट से लगे हुए थे उन्होंने क्या है, जल मार्गों की खोज करी। और इस तरीके से शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जल मार्गों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं 1492 और 1498, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। 11वीं में भी आप पढ़ चुके हो। अगर हम बात करते हैं इसमें किसकी खोज हुई थी, अमेरिका की खोज किसने करी थी। तो सबसे पहली चीज़ है अमेरिका की जो खोज हुई, तो अमेरिका में भी ये सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे, कैरिबियन द्वीप समूह में पहुँचे थे। उसके बाद ये उत्तरी अमेरिका में गए थे और फिर दक्षिणी अमेरिका पे। इस तरीके से इन्होंने एक नई दुनिया की खोज देखने को मिलती है जिसे अभी तक हमने नहीं देखा था, क्योंकि हमने अभी तक 3 महाद्वीपों की बात करी थी। पर अगर हम देखते हैं 1492 के बाद हम चौथे और 5वें महाद्वीप उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की भी बात करेंगे। तो इस तरीके से दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो ये भारत की खोज, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है जो कि गलत है। ये भारत की खोज नहीं है बल्कि ये भारत पहुंचा था, ठीक है। कई लोग कहते हैं भारत की खोज कब हुई, 1498 में, तो वो तरीका बिल्कुल गलत है क्योंकि वो भारत की खोज नहीं हुई, भारत पहले से ही मिला हुआ था। खोज उसकी होती है जो पहले से ना हो। इसीलिए भारत जो अगर हम बात करते हैं तो भारत की खोज नहीं हुई बल्कि भारत पहुंचा था। कौन पहुंचा था, वास्को डी गामा। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो नए नए मार्गों की खोज हुई और इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगातार बढ़ता चला गया। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा, तो अगर हम बात करते हैं 1501, तो ये कौन सी शताब्दी हो जाएगी, 16वीं शताब्दी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 16वीं शताब्दी से लगातार व्यापार बढ़ता जा रहा है, समुद्री मार्ग से व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें पश्चिमी यूरोप के देश, खासतौर पर पहले स्पेन, पुर्तगाल, फिर फ्रांस, ब्रिटेन, हॉलैंड या नीदरलैंड, इन देशों ने
समुद्री व्यापारिक मार्ग में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया और नए नए मार्गों की खोज करी। तो ये समुद्री जो व्यापार चलता रहा वो लगभग 1500 से लेके हम जोड़ सकते हैं 1750 तक देख सकते हैं। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं 1750 तो कितने साल हो गए, लगभग अगर हम बात करते हैं 15 जोड़ोगे तो आपको हो जाएंगे लगभग 250 साल। इन्होंने क्या किया, समुद्री मार्ग से व्यापार किया और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया। इसी समय एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो हुआ वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, इंग्लैंड में देखने को मिलता है। इंग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या आई, औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई और औद्योगिक क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो औद्योगिक क्रांति की डिमांड होती है कि इसे बहुत बड़ा बाजार चाहिए, मतलब बहुत सारे देश चाहिए जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा हो जो इनकी वस्तुओं को खरीद सके। दूसरा क्या चाहिए, इसे संसाधन, कच्चा माल। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई और इस तरीके से व्यापार पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। और इस कारण से औद्योगिक क्रांति के कारण क्या किया गया, बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बना लिया गया। तो हम देखते हैं यूरोप के, खासतौर पे पश्चिमी यूरोप के बहुत सारे देशों ने क्या किया, सभी देशों में धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति आई और उन्होंने धीरे धीरे अन्य महाद्वीपों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। चाहे वो उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिण अमेरिका हो, चाहे वो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप हो, सभी देशों पर इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। और इस तरीके से इन्होंने क्या बना लिया, उन्हें अपना गुलाम, सभी देशों को, गुलाम को क्या कहते हैं, उपनिवेश। इन्होंने क्या बना लिया, सबको अपना गुलाम बना लिया। और इस तरीके से अगर हम देखते हैं जब इन्होंने बड़े पैमाने पर इन लोगों को गुलाम बनाया तो गुलाम बनाने के कारण 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 से 1918 के बीच में, 4 साल तक चला। ठीक है, जो ये 4 साल अगर आप देखते हो तो इस 4 साल में वो बड़े पैमाने पर धन और जन की हानि देखने को मिलती है। और इसी को रोकने के लिए, इसके होने का रीज़न बता दिया मैंने आपको, यूरोप के देशों में किस कारण से, यूरोप के देशों में साम्राज्यवाद, दूसरे देशों पर कब्जा करने के कारण या व्यापार के कारण ये लड़ाई देखने को मिलती है। इसी को शांत करने के लिए यूएन की स्थापना की गई। यूएन अगर हम बात करते हैं ये 1919 में बनाया गया, इसलिए शांति स्थापित करने के लिए। शांति स्थापित करने के लिए ज़रूर बनाया गया ये, पर शांति स्थापित करने में कामयाब नहीं हो पाया। और इसी कारण से हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ कब, 1939 से 1945। कितने साल, 6 वर्षों तक हमें देखने को मिलता है। ये आपका आ जाता है द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, इस तरीके से जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है तो यहीं से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है शीत युद्ध का दौर, जो कि कब तक चला, 1991 तक, 46 वर्षों तक हमें देखने को मिलता है। ये था आपका एक बेसिक बैकग्राउंड जिसके कारण आप चीज़ों को ईजिली तरीके से समझ सकते हो। और अगले टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे आपका पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर।